नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी ग्राउंड जीरो से बिहार की धरती से। शशि भाई, आपका एक बार फिर से संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब मंच पर स्वागत है। थैंक यू। शशि भाई, एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए। एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री मंदिर भी गए, मजार भी गए, जिसे सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल किया जा रहा है कि मस्जिद भी गए, उसको मस्जिद के रूप में कहा जा रहा है, और गुरुद्वारे भी गए। तो मैं मस्जिद का यूज तो नहीं करूंगा क्योंकि वो मजार था। तो मस्जिद, मंदिर गए, मजार गए, गुरुद्वारे गए, और इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या उन्होंने 2013 में जो भाषण दिया था कि तिलक भी लगानी होगी, टोपी भी पहनना होगा, और इस बार वो अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा में मजार को जोड़कर भी क्या एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? सीधे मैं सवाल पे आऊंगा। चुनाव नतीजे पे हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन चूंकि एग्जिट पोल बहुत ज्यादा आगे तो उस पर भी आएंगे, लेकिन क्या एक बड़ा संदेश दे रहे हैं अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर भी? सही, ये तो यूएसपी रही है नीतीश कुमार की कि सोशलिस्ट और मंडलवादी पॉलिटिक्स से आने के बाद भी जिस तरह का एक सामंजस्य उन्होंने एनडीए के साथ बिठाया अटल जी के समय से, वो अद्भुत रहा। और उसमें अद्भुत बात यह रही कि चूंकि बिहार उनका होम टर्फ था और उनको लड़ना भी था अपने ही लोगों से, तो धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलरिज्म एक इंटीग्रल पार्ट था पॉलिटिक्स के बिहार का, जिसमें जिसके चैंपियन लालू यादव को आप मान सकते हैं, उनसे टकराना था। तो नीतीश कुमार के सामने ये चुनौती थी कि आप भले एनडीए के साथ रहो, लेकिन आपकी छवि सेकुलर होनी चाहिए। तो जो आप 2005 का चुनाव याद करेंगे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ लालू जी नीतीश कुमार या एनडीए के कारण हार गए थे। पहली हार के पीछे कहीं ना कहीं उनका जो एमवाई समीकरण था उसमें भी विकराल दिखा था। 2010 में यह और ज्यादा दिखा था। आप शायद याद करें कि यह चर्चा हुई, मैं इसको वेरीफाइड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन यह चर्चा हुई कि कई विधानसभा सीटों पर मुसलमान भाजपा तक नीतीश कुमार में। तो नीतीश कुमार की ये एक खासियत रही कि वो जब अपनी पॉलिसीज कोई बनाते हैं तो उसको किसी जाति या धर्म के चश्मे से नहीं देखते, वो बिहारी चश्मे से देखते हैं उसको। तो नो डाउट उन्होंने अपने सेकुलर इमेज को इंटैक्ट रखा है, और यही वजह है कि वो पिछले 20 साल से सीएम है। और जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके मुताबिक अगले 5 साल वो और सीएम रहेंगे। तो ये जो आप मंदिर, मजार और गुरुद्वारा की बात कर रहे हैं, पटना में याद होगा आपको गांधी मैदान में जब प्रकाश उत्सव हुआ था, वो भारत का मतलब इंडियन लेवल का मतलब टॉप मोस्ट एक वो था। जबकि मतलब सिख मतदाताओं की अगर बात करें तो वो बहुत कम है यहाँ बिहार में। लेकिन सभी धर्मों को सम्मान देना, उनको बराबर एक चश्मे से देखना, सरकारी योजनाओं में उनको लाभ देना, ये नीतीश कुमार के एजेंडे में रहा है, बावजूद इसके कि एनडीए उनके साथ रही है। एनडीए एक का बात ये और, लेकिन लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से बिहार के कई जिलों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई, उसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर, बीजेपी के कई नेताओं की भूमिका को लेकर कई तरह के। अब जब चुनाव 11 नवंबर को खत्म हुआ, एग्जिट पोल आ गए, आज 12 नवंबर की तारीख है, 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, और 12 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट के नजदीक स्थित हजरत शाह जलाल शहीद की मजार पर जाते हैं, वहां पे वो चादर चढ़ाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर वो मत्था टेकते हुए नजर आते हैं, फिर महावीर मंदिर में जाते हैं, महावीर मंदिर में वो पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम एक एक करके, मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं, मैं बिना सीक्वेंस के बता रहा हूं, कब कहां गए वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन उनके साथ नजर आते हैं विजय चौधरी और अशोक चौधरी। न संजय झा नजर आते, न राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह नजर आते, जिनसे वो कल मिलने गए। जनता दल यूनाइटेड के सोशल मीडिया ने, बड़ा ध्यान से मैं कह रहा हूं कि क्यों नीतीश कुमार ये इस तरह की छवि, मैं ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने शशि भाई महावीर मंदिर जाने की फोटो शेयर की, गुरुद्वारे जाने की फोटो शेयर की, लेकिन मैं ढूंढता रहा उस टाइमलाइन में, अभी तक जब तक हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं,
वो उन्होंने मजार जाने की फोटो पोस्ट नहीं की है। तो जनता दल यूनाइटेड तो बीजेपी के प्रभाव में आ रहा है, पता नहीं उनका सोशल मीडिया कौन चला रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जब तीनों जगह जाते हैं, तो क्या वो बिहार के साथ साथ ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नेशनल लेवल पर एक बड़ी भूमिका के लिए अब तैयार है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी की जो राष्ट्रीय भूमिका हो सकती थी सबसे अच्छी, वो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के निर्माण में उनकी राष्ट्रीय भूमिका देखी गई। और नो डाउट ये राहुल गांधी के वश में नहीं था कि वो शरद पवार, अखिलेश यादव जैसे तमाम लोग, ममता बनर्जी जैसे तमाम दिग्गजों को एक मंच पर ले आते। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का कमाल था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर राहुल गांधी लालच से बच गए होते तो शायद पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 से घटकर 200 तक भी आ सकती थी। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं किसकी सलाह पे या किस लालच में नीतीश कुमार के मुद्दे को तो हथिया दिया उन्होंने, कास्ट सेंसस वाला और रिजर्वेशन वाला। लेकिन नीतीश कुमार को न इंडिया ब्लॉक का कन्वेनर बनाया, न ऐसा कोई आश्वासन दिया कि हम आपके नाम को कंसिडर करेंगे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। और नीतीश कुमार इस मामले में बहुत तेज तर्रार नेता है। वो भाप जाते हैं कि क्या होने वाला है, वो भाप गए और वो सही समय पर पीछे हट गए। तो उनकी जो राष्ट्रीय भूमिका हो सकती थी, देखिए भूमिका निभाने के लिए एक तो आपके पास मंच होना चाहिए और दूसरा एक आप शारीरिक और मानसिक तौर पे उतने स्वस्थ भी होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, लेकिन उम्र का तकाजा है कि अब वो लेकिन 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 सचिव भाई, जिस तरह से पिछले 1.5 महीनों से एक बदले बदले से नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, आपने राहुल गांधी की लालच की बात कही। एक थोड़ा सा तथ्य मैं और दर्शकों के सामने रखना चाहूँ, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करेंगे, फिर हम लोग एग्जिट पोल पे आएंगे। ये कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी के बड़े सूत्र ये बताते हैं कि सोनिया गांधी इस देश के दो नेताओं को लेकर हमेशा सशंकित रहती है। इस देश के दो नेताओं को लेकर, जो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना ओढ़े, या जो आंदोलन से निकल कर आए। हालांकि कई सारे नेताओं की बात होती है, लेकिन उसके बावजूद ये माना जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 2 ढाई साल 3 साल पहले की बात। ये शायद मुझे याद आ रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की बात, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात। उस समय किसी ने मुझे कहा कि मैडम, दो लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। एक तो जनता दल यूनाइटेड के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और दूसरे आम आदमी पार्टी के मुखिया, जो शायद उस समय भी दिल्ली के अरविंद मुख्यमंत्री होते केजरीवाल। थे, अरविंद केजरीवाल। इन दोनों पर सोनिया गांधी व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, कतई भरोसा नहीं करती। ऐसा लगता है कि कोई पुराने जमाने में कुछ इन्होंने वादा किया होगा जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया होगा पॉलिटिकली, या जिस वजह से भी। तो फिर वो एक वजह हो सकती है कि नीतीश पर भरोसा नहीं कर पाए राहुल गांधी। देखिए आप जो घटना सुना रहे हैं, तो मुझे इस बात पे ये हो सकता है, दो बातें इसमें हो सकती है कि एक, अगर आप सेकुलरिज्म के नाम पर अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो ये तो सरासर मतलब मुझे लगता है कि नासमझी है। कांग्रेस कांग्रेस किस एंगल से अपने आप को सेकुलर कहती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और अगर यहाँ व्यक्तिगत कारणों से भरोसा ना नहीं, करे। व्यक्तिगत कारण नहीं कहूंगा मैं इसे कहूंगा कि उस व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी है। वो सेल्फ मेड लीडर है। वो किसी खानदान और किसी परिवार से आने वाले लोग नहीं है। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो आम लोग हैं। समाज से निकल करके अपने लिए जगह बनाई है। तो वो उस लेवल पर जाकर जी हजूरी नहीं करेंगे जिस लेवल पर बाकी के कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। आप मनमोहन सिंह को यसमैन बना सकते हैं। लेकिन नीतीश मुलायम सिंह यादव से लेकिन बाद में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही सोनिया गांधी की। नहीं, अब वो बात करेंगे तब तो मुलायम सिंह से नरेंद्र मोदी जी की भी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी बाद में। वो एक अलग बात है। और ये भी अलग बात है, आपको अच्छी तरह पता है कि अमर सिंह जी को कैसे नहीं 2 घंटा बिठा करके जॉर्ज विसेंट ने भगा दिया था। और ये सपोर्ट देने गए थे वो तो। तो चतुर्वेदी जी, विश्वनाथ चतुर्वेदी जी आज तक कहते हैं कि तोते का कमाल है, तोता जो पिंजरे हाँ, में बंद रहता है कब निकाला जाता है, तोते का मालिक जो होगा उसके होगी। अब आते हैं हम जी बिहार पे। जी। तमाम एग्जिट पोल ने एनडीए गठबंधन को बढ़त दे दी। एक एग्जिट पोल तो 200 से ज्यादा सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। 2020 में और उससे पहले के भी विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए, कई बार सही साबित हुए।
क्या आपका अनुमान है बिहार की ग्राउंड पर, बिहार की धरती पर आपने चुनाव को बहुत करीब से देखा है, करीब से समझा है, क्या लगता है आपको कि ये एग्जिट पोल जो हमें बता रहे हैं, एक तो 130 से 50 के बीच में बता रहे हैं, कुछ 160 से 70 के बीच में जा रहे हैं, और एक 200 भी क्रॉस कर गया, तो कौन सा एग्जिट पोल आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी उस बिहार के जन भावना के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा 140 150 का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल मुझे लगता है एक रीजनेबल आंकड़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो यही बात हुई थी कि नीतीश कुमार पिछली बार 25 सीटें हार गए थे लोजपा के कारण, नहीं तो 70 वो तब भी थे। और इस बार एक तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़ कर लोगों को घर से निकाल कर, खास करके महिलाओं को, देखिए लोग अभी क्या कह रहे हैं, एक आपने सुना होगा कि ये सब 10 हजरिया का कमाल है। मैं इसमें ये कहता हूं कि ये नीतीश कुमार के 20 साल के वुमेन ओरिएंटेड पॉलिसीज का कमाल है। आज से 8 साल 10 साल पहले जिस बच्ची को जीवन में पहली बार साइकिल मिला, साइकिल चलाने की आजादी मिली, वो नीतीश कुमार ने दी है। आज वो फर्स्ट टाइम वोटर है, तो वो कहीं भी रहेगी तो वो वोट नीतीश कुमार को करेगी। वो थैंक यू बोलेगी नीतीश कुमार को कि आपने मुझे साइकिल देकर आजादी दी, और समाज में एक मतलब एक नया स्कोप उसके लिए क्रिएट हुआ। तो नीतीश कुमार के 20 साल का जो विमेन पावर एम्पावरमेंट पॉलिसीज रहा है, इसका ये कल्मिनेटिव रिजल्ट है। ये है। एक थोड़ा इसका सा मैं आंकड़ों के साथ भी दर्शकों को आंकड़ों के साथ भी बताना चाहूंगा, इससे पहले हमने एक स्टोरी अपलोड की है कि आंकड़ों की बाजीगरी कैसे, चुनाव आयोग कितना बताता है, चुनाव आयोग कितना छुपाता है। ये चुनाव आयोग के सारे डाटा 2020 का लोकसभा 2020 के विधानसभा चुनाव का डाटा 6 नवंबर को जो चुनाव आयोग ने जारी किया, 11 नवंबर को जो चुनाव आयोग ने जारी किया, और इसके साथ ही 30 सितंबर को जो चुनाव आयोग ने जारी किया, उस तमाम डाटा का विश्लेषण करने के बाद मुझे ये पता लगा कि कहीं जो ये 10% की जो बात कही जा रही है कि पिछली बार 57.29% वोटिंग हुई, इस बार 66.91% वोटिंग हुई, 0.25% का इजाफा, बम्पर वोटिंग, ऐतिहासिक वोटिंग की जो बात कही जा रही है, कुल मिलाकर जब मैंने आंकड़ों का विश्लेषण किया तो ये सिर्फ 3.97%, यानी पिछली बार के मुकाबले अगर उन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो लगभग सिर्फ 4% वोट ही बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, महिला मतदाताओं की संख्या के बारे में देखें तो आप जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं सचिव भाई, वो कमाल जरूर आया है। ये 11 नवंबर का जो चुनाव आयोग का डाटा है कि कुल महिलाओं की अगर बात करें हम, तो टोटल जो महिला वोटर थी वो 3,51,45,791 थी, जिसमें से 71.6% मतदाताओं ने वोट किया, यानी 2,51,64,387 महिला मतदाताओं ने वोट किया। पुरुष मतदाताओं की जो संख्या थी वो 3,93,79,366 थी, यानी महिला मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा थी। महिला 3,51,00,000 और पुरुष 3,93,00,000, लेकिन उनमें से सिर्फ 62.8% मतदाताओं ने वोट किया, यानी 2,47,30,242। इसको फिर मैं दोबारा समझा देता हूं। पुरुष मतदाता ज्यादा थे, लेकिन महिला मतदाताओं ने प्रतिशत में ही नहीं बल्कि आंकड़ों में भी महिला मतदाताओं ने 2,51,00,000 से ज्यादा वोट किया, पुरुष मतदाताओं ने 2,47,00,000 से ज्यादा वोट किया, यानी कुल मिलाकर 4,34,145 महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया पुरुषों के मुकाबले। पुरुषों की आबादी ज्यादा, पुरुषों की संख्या ज्यादा, मेल वोटर्स की संख्या ज्यादा, लेकिन उसके मुकाबले भी अगर हम देखें तो कुल वोटर जो है वो 4,34,145 महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया। लेकिन सवाल सचिव भाई यही कि इन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ही वोट किया, सिर्फ नीतीश कुमार को ही वोट किया, कि नीतीश के साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, एक आखिरी चुनाव है तो हमें इस समय इस बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए, या ये जो महिला मतदाताएं निकली, इन्होंने लोजपा को भी वोट किया, उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार को भी वोट किया, जीतन राम मांझी के उम्मीदवार को भी वोट किया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी वोट किया। ऐसा लगा कि पूरे एनडीए को वोट किया कि सिर्फ और सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को? नहीं नहीं, एनडीए को किया, एनडीए को किया, और उसमें यही सोचकर किया कि ये नीतीश कुमार की मतलब गठबंधन है, और ये नीतीश कुमार जीतकर आएंगे तो वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र की बात मैंने आपसे की थी पिछले बार फर्स्ट फेज में, पारू विधानसभा, तो वहां क्रॉस कास्ट एंड क्रॉस रिलीजन, मतलब ये हाँ ठीक है, मुसलमानों ने, मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को नहीं किया होगा, लेकिन जिस सीट पर जेडीयू थी वहां उसने किया है जेडीयू को।
वो भी इस हाल में, जबकि जेडीयू ने भी इस बार बहुत ज्यादा टिकट दिया नहीं था मुसलमानों को। 4 दिया था मेरे ख्याल से। नहीं, 4 या 5 सीटें थी। लेकिन जो आप डाटा बताए हैं 4 लाख नंबर में और परसेंटेज में, वो कितना है महिला नहीं, मतदाता? महिला कुल महिला मतदाताओं की अगर बात करें, कुल अलग अलग इतना डाटा नहीं दिया चुनाव आयोग ने। जितनी महिला मतदाता थी 3,51,00,000 में, उसमें से महिला मतदाताओं में से 71% से ज्यादा ने वोट किया है। 71% किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट फेज का 9% ये डेटा आया है चुनाव आयोग का। बाकी जो आप सेकेंड फेज का कह रहे हैं वो नहीं, ये मुझे दोनों लगता फेज का है। मिला के है। ये दोनों फेज का मिला के है। अच्छा, दोनों फेज का मिला करके है। तो हाँ, टोटल है। फर्स्ट फेज में ये क्लियर था कि 9% अधिक महिला मतदाताओं ने वोट किया है पुरुषों के मुकाबले। और वो मुझे, जो जो मेरी समझ है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि वो सारा का सारा वोट, मैक्सिमम वोट नीतीश कुमार एंड उनके जो अलाइज है उनको दिया है। अब यानी आप देखिए, ये मानते हैं कि 135 से 140 के आसपास अगर जा रहा है, तो पिछली बार के 125 के मुकाबले तो ज्यादा जा रहा है। मतलब 15 से 20 सीटों का इजाफा हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ सवाल ये उठता है, 140 प्लस। फिर यहाँ सवाल उठता है कि आपने जो जनता दल यूनाइटेड के 2020 के आंकड़ों का हवाला दिया कि 70 पिछली बार थे, तो इस बार अगर वो 70 जीत रहा है, तो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के 70 विधानसभा सीट जीतने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 60 के आसपास आ रही है? क्योंकि उसमें आपको उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान, बल्कि चिराग पासवान को भी अगर जोड़ दिया जाए, स्ट्राइक रेट की बात करते तो बीजेपी तो 50-55 पे ही रहेगी फिर तो। नहीं नहीं, देखिए ये बात यहाँ हो रही है कि भाजपा की सीटें कुछ पिछले बार से कम हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार की सीटें 70 से पार होंगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लोजपा को 29 सीटें हैं, वो अराउंड 10 सीट मानकर लोग चल रहे हैं। हम और आरएलएम का है कि 1 से 2 सीटें इनको आ सकती हैं। तो तो ये 70-10-80, 70-10-80 और दो दो मान लेता हूं तो 84। तो 140 में से अगर 84 घटा दे तो फिर 55-56 सीटें ही बचती है बीजेपी के लिए। 60-60 मान सकते हैं आप उसको, 60 से 70 सीटें। तब भी आप अगर सेफ प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं तो 60 से 70 आप मान के चल सकते हैं। मतलब 70 के आसपास जो है, 70 के मतलब क्रॉस जो है वो जनता दल यूनाइटेड है, 60 से 70 के बीच में बीजेपी है। मतलब 70 जब आप कह रहे हैं ना जनता दल यूनाइटेड, तो हम्म आपको हमेशा प्लस माइनस 5 लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और 70 60 से 70 के आसपास, 60 से 70 के बीच में बीजेपी, 10 के आसपास चिराग पासवान और 1-2 जो है उपेंद्र कुशवाहा, 1-2 है जो जितेंद्र राम मांझी। हाँ, अब बड़ी ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि जितेंद्र राम मांझी के जो दो है, एक तो समधन है, एक बहू है। उपेंद्र कुशवाहा के एक उम्मीदवार उनकी अपनी पत्नी है। चिराग पासवान ने भी भांजे को उम्मीदवार बनाया। और चिराग पासवान जो लगातार स्ट्राइक रेट की बात कहते थे कि पिछली बार 5 जीता, 100% जीता। अब 29 में से एक तो वैसे ही चला गया, 29 में से अगर 10 आ जाएगा तो इस बार जो सबसे बुरी हालत स्ट्राइक रेट के मामले में होगी वो तो चिराग पासवान की हो जाएगी। अब ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए रिजल्ट का, परसों तक का। कि अभी तो हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत संभल कर बात कर रहे हैं, और एग्जिट पोल के आधार पर बात नहीं कर रहे कि एग्जिट पोल ने क्या कहा। क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि एग्जिट पोल तो कह रहा है कि 200 भी आएगा, 160 भी आएगा, 168 भी आएगा। हम लोग इस आधार पर बात कर रहे हैं कि जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है, जो महिलाओं का रिएक्शन दिख रहा है, जो नीतीश कुमार की पॉलिसीज थी उसको लेकर के जिस तरह से वोटिंग हुआ है, उसमें ये उम्मीद है। और जो समीकरण बने हैं पिछली बार से उलट, जो पिछली बार लोजपा जेडीयू के खिलाफ लड़ रही थी वो इस बार नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग 70 नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि उनको आएगा, आना चाहिए। वो 65 भी हो सकता है, वो 75 भी हो सकता है। ये हो सकता है कि जो जेडीयू का गेन है वो बीजेपी का लॉस हो। और ये भी हो सकता है कि जो आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो तीसरे नंबर पर चली जाए। नहीं, ये एक बड़ी बात है। थोड़ा सा मैं आंकड़ों के हिसाब से भी बता देता हूं कि पिछली बार जो जनता दल यूनाइटेड 115 पे लड़ा तो 28 सीटें कम आई 2015 के मुकाबले, और 71 से घटकर वो 43 पे रह गए। वोट प्रतिशत उनका सिर्फ 15.39 था। भारतीय जनता पार्टी 110 पे लड़ी, मतलब उससे 5 सीटें कम लड़ी। 53 से 21 सीटें बढ़कर 74 पे पहुंच गई। वोट प्रतिशत 19.46% था। वीआईपी 11 पे लड़ी, 4 जीती, 1.5% वोट था।
तो ये जो 1.5% वोट जो मुकेश सहनी वाला था, वो चला गया इस बार इंडिया गठबंधन में। लेकिन जो अलग से लोजपा लड़ी थी, जो चिराग पासवान की पार्टी लड़ी थी, 135 सीटों पर लड़ी थी, एक जीती थी, सिर्फ एक जीती थी। लेकिन साढ़े पांच 5.5% वोट, 5.66% वोट मिला था। तो यहां से वीआईपी का 1.5% वोट निकल जाना और 5.5% चिराग पासवान का वोट एड ऑन हो जाना, यानी ये 4% का फायदा है। और जो महिला मतदाताओं की कह रहे हैं कि सीटें अगर 70 तक जाएगी तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार का भी जो वोट प्रतिशत है वो 19 से 20% के आसपास हो जाएगा। तो ये 20, 18, 38, 39 और 5, यानी ये 42-43% के आसपास ये वोट बैंक पहुंच जाएगा। 45% से कम वोट परसेंट एनडीए का नहीं होने जा रहा है टोटल में। हाँ, तो मोटा मोटी वो ये हमारा एग्जिट 45। पोल है। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि जरा कमेंट करके जरूर बताएं, ये अनुभव और राजनीतिक अनुभव और ग्राउंड जीरो के अनुभव के आधार पर ये हमारा अपना आंकड़ा है। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एग्जिट पोल के मुकाबले तो आप इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, जो ना आपको सैंपल साइज बता रहे हैं, ना जो ना आपको सैंपल सर्वे का तरीका बता रहे हैं, बल्कि एक मीडिया हाउस ने तो अपने ही रिपोर्टरों के आधार पर एक कर दिया। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक सवाल अब यहाँ पे ये उठ रहा है, नंबर 1 अगर जेडीयू हो जाता है, नंबर 2 अगर बीजेपी हो जाती है, नंबर 3 अगर आरजेडी हो जाती है, तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेंगे, ये तय है। लेकिन फिर जो हमने थंब भी रखा है कि कौन बनेगा बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री, क्योंकि बिहार इस देश का इकलौता ऐसा राज्य जहां 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं बदला, डिप्टी सीएम बदलते चले गए और विधानसभा के स्पीकर बदलते चले। तो जब नंबर 1 नंबर 2 के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे या नंबर 1 नंबर 3 के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि वहां एक खुला मैदान मिलेगा पटना में भी खेलने का और दिल्ली में भी खेलने का। मुझे लगता है नंबर 1 नंबर 2 के साथ फिलहाल ज्यादा मतलब वो आराम महसूस करेंगे, इसलिए क्योंकि नंबर 3 जो है वो अब एक केस में अभी फंसे हुए हैं। लास्ट टाइम जो गठबंधन टूटा था, इसी कारण टूटा था कि वो केस में थे और उन पर आरोप लगे, तो बीजेपी ने सवाल किया और नीतीश कुमार फिर को उनको तोड़ना पड़ा। तो अच्छी बात यह है कि चूंकि आपके 12 सांसद है, 5 सांसद चिराग पासवान के भी है, तो अकेले 17 सांसदों का समर्थन मौजूदा मोदी सरकार को बिहार से मिल रहा है। और आराम से ये 5 साल सीएम रहेंगे जब तक इनकी इच्छा होगी। प्रसाद पर्यंत, स्वयं के प्रसाद पर्यंत तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। इस बार सीटें अच्छी आएंगी तो संभवतः अपनी पॉलिसीज को थोड़ा स्ट्रांगली लागू कर पाएंगे। और उनको ये पता है कि 17 सांसद अगर चिराग पासवान को भी जोड़ दिया जाए, और मैं तो कहूंगा कि कम से कम एक डिप्टी सीएम जो है लोजपा से बना देना चाहिए इनको, नीतीश कुमार को अपने अपने तरफ से, या तुमको हम बनाते हैं। बाकी ये भाजपा का कॉल है, भाजपा का अपना प्रिविलेज है कि वो किस जातिगत समीकरण को देखते हुए उन्होंने तो मतलब डिप्टी सीएम अध्यक्ष इसी चीज को देखकर बनाया लगातार, कि कुशवाहा को भी बना देते हैं, भूमिहार को भी बना देते हैं, राय जी को भी बना देते हैं, जायसवाल जी को भी अध्यक्ष बना देते हैं ताकि किसी को छोड़ा न जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस सब पे भारी पड़ गए। तो 1 का 3 से संबंध फिलहाल मुझे बनता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पे थोड़ा खतरा है टूटने का। यहाँ पे नीतीश कुमार बहुत आराम से रहेंगे, 17 सांसदों का भी साथ रहेगा इनके साथ। और नंबर 1 पार्टी, बड़ी पार्टी होने के कारण, सीएम होने के कारण शायद इस बार पिछली बार के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांगली अपनी पॉलिसीज और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को वो कर पाए। नहीं, उनकी एक थोड़ी बड़ी दिलचस्प बात आपने बोली, ये आपने तमाम जातियों का जो समीकरण गिना दिया। भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में कई नई परंपराएं, अच्छी कह लीजिए बुरी कह लीजिए, स्थापित करने के लिए जानी जाती है। कल्याण सिंह का मंत्रिमंडल शायद 96 या 97 मंत्री बना दिए थे, जिसके बाद वो 15% का कैप लगाया गया। और एक उप मुख्यमंत्री बनना ही किसी सरकार में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने दो दो उप मुख्यमंत्री की परंपरा शुरू कर दी, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं। बिहार में कर दिया। इसमें संतोष भाई मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी सीएम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख ही नहीं, मैं उसी और को कह रहा था कि दो। इसमें इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा आप, शपथ ग्रहण के दिन कि अगर कोई व्यक्ति, मैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई शपथ लेता है तो वो शपथ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
हाँ, लेकिन तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं हाँ, है। और एक बात और है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा था। एक बार बहुत अच्छी बात है कि जो छत्तीसगढ़ का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो बड़ा अच्छा किसी ने मजाक में कहा कि भाई अगर बीजेपी की चले तो वो एक एक राज्य में 20-20, 25-25 भी उप मुख्यमंत्री बना दे, ताकि सारी जाति खुश हो जाए कि लो तुम्हारा डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये भी बीजेपी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी बात, जो मैं उस सवाल को फिर दूसरे एंगल से पूछता हूँ, कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव पे आरोप है, लेकिन प्रशांत किशोर ने, आपने अपने ही एक चर्चा में कहा था कि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को भी उसी लेवल पर ला दिया, दिलीप जायसवाल को भी उसी लेवल पर ला दिया, मंगल पांडे को भी उसी लेवल पर ला दिया। अब अगर नीतीश कुमार का एज होगा, यानी वो बड़ी पार्टी बनेगी, तो फिर वो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को अपना डिप्टी सीएम बनाएंगे जिसकी शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर आपराधिक मामले पर सवाल उठ रहे हैं? तो फिर सवाल वही है कि तब आमतौर पर पहले की सरकारों में हमने देखा कि नीतीश कुमार अपना डिप्टी सीएम खुद चुन लेते थे, सुशील कुमार शिंदे के। बाद में उनको एक तरह से ह्यूमिलेट करने के लिए, अपमानित करने के लिए सुशील कुमार, माफ कीजिएगा, शिंदे नहीं, सुशील मोदी, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम चुन लेते थे। बाद में उनको ह्यूमिलेट करने के लिए सुशील मोदी की जगह दो नए डिप्टी सीएम बीजेपी ने अपने कोटे से दे दिए। सुशील मोदी को राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली ले आए। अभी कुछ दिन पहले उनकी दुखद मृत्यु भी हो गई है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये नीतीश के डिप्टी सीएम चुनने के राइट को बीजेपी ने छीन लिया था, मोदी और शाह। उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब विजय सिन्हा के साथ कितने तल्ख रिश्ते रहे नीतीश कुमार के, सब जानते हैं। और सम्राट चौधरी तो बकायदा मुरेठा बांध लिए थे कि जब तक नीतीश को हटाऊंगा नहीं तब तक मैं मुरेठा खोलूंगा नहीं। तो इन दोनों को बना के एक तरह से नीतीश कुमार की भाषा में मैं कहूं, आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई एक दो सवाल मैंने भी पूछे, तो अगर कठिन सवाल पूछ ले तो वो कहते हैं कि आप एक खौजाने वाला सवाल पूछ रहे जाते। तो नीतीश कुमार को खौजाने के लिए बीजेपी ने दो डिप्टी सीएम बना दिए। अब अगर वो 70 से ऊपर चले जाएंगे तो क्या वो बीजेपी के पसंद से डिप्टी सीएम बनाएंगे, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को फिर से डिप्टी सीएम बनाएंगे, या उनकी भी कोई पसंद होगी बीजेपी की तरफ से? मैं बिल्कुल वो थोप नहीं पाएंगे, इतना मुझे भरोसा है कि बीजेपी इस बार अपना डिप्टी सीएम थोप नहीं पाएगी। उनसे एक बार चर्चा जरूर करेगी, उनसे चर्चा जरूर चर्चा करेगी। जरूर करेगी। और चर्चा इसी बात की होगी कि आप कास्ट इक्वेशन भी अगर साधना है आपको, तो आपके पास अच्छे लोग हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। तो आप उन लोगों को लेकर के आइए। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ये जरूर कहेंगे, लेकिन वो इस चीज के लिए लड़ाई करेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता। नीतीश कुमार छोटी छोटी चीजों को जाने देते हैं, वो बड़े बड़े मतलब हमले के लिए तैयार रहते हैं। तो छोटे छोटी चीजों में उलझते नहीं है बेसिकली। अगर आप इतने लंबे समय से उनको देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी गलतियों को माफ माफ नहीं मतलब नजरअंदाज करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आप पॉइंट उठा रहे हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट है, इस पर बात होगी। और शायद नीतीश कुमार एक बार ये सुझाव तो जरूर देंगे कि ये इमेज का सवाल है, आप ही के इमेज का सवाल है, तो इमेज सुधारिए और अच्छे लोगों को लाइए। हमको क्या दिक्कत है, हम बना देंगे। अच्छा, एक लेकिन सवाल यहाँ पे, एक सवाल बोलिए। और। इस देश की राजनीति में पीएम इन वेटिंग एक बड़ा मजाकिया मुहावरा बन गया था। परमानेंट पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम इन वेटिंग ही रहे, और पीएम इन वेटिंग बन के रिटायर हो गए, प्रधानमंत्री नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे, जिनके पिता भी मुख्यमंत्री बन रहे, जिनकी माता भी मुख्यमंत्री रही। 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ते हैं, सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में 80 सीटों के साथ। 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश से अलग होकर लड़ते हैं, विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को भी अपना पिछलग्गू बनाकर एक तरह से लड़ते हैं, उसमें लेफ्ट फ्रंट को भी शामिल कर लेते हैं, और सरकार बनाने से थोड़ा सा चूक जाते हैं। लोग कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ते हैं 2020 में सरकार नहीं बनाने का, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दोनों ही कसूरवार थे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की सीटें भी 2015 के 80 के मुकाबले 2020 में घटकर 75 रह गई थी, 5 सीटें कम। लेकिन फिर भी वो बड़ी पार्टी थी विधानसभा की। कांग्रेस पार्टी की 27 से 19 रह गई थी, 8 सीटें कम हो गई थी। अगर कांग्रेस ये 8 जीत लेती, अगर राष्ट्रीय जनता दल अपनी 5 सीट लेती, तो 110 प्लस 13, 123 बहुमत उनके पास था। लेकिन 80, फिर 75, और इस बार जैसा कि आप कह रहे हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी, यानी मैं मान के चलूं कि 50, 55, 60 के बीच में। तो जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे 2020 में, जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे 2025 में, क्या तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में परमानेंट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इन वेटिंग रहने वाले हैं क्या? क्योंकि ये दो चुनाव, इससे बेहतरीन मौका कभी मिल सकता है, क्योंकि 2030 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव होगा वो नए नेतृत्व में होगा, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड का नया चेहरा हो या भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा हो। तो नए चेहरे के साथ फिर आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
जो पुराने चेहरे जिसको आप थका हुआ कह रहे थे, जिनको आप राजनीतिक रूप से खत्म मानकर चल रहे थे, उन नीतीश कुमार को विदा करना आसान होगा, लेकिन नए चेहरे, नए ऊर्जा के साथ जो आएगा उसको हरा पाना मुश्किल होगा। तो क्या तेजस्वी यादव बिहार के परमानेंट सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे? नहीं नहीं, परमानेंट सीएम इन वेटिंग तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी युवा है वो, और अडवाणी जी जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि उनकी उनकी उम्र हो चली थी। ये सीएम होंगे, निश्चित होंगे, जब इतनी बड़ी पार्टी को वो संभाल रहे हैं। और उनके सीएम इन वेटिंग का जो बफर एलिमेंट है वो नीतीश कुमार ही है। और सिर्फ इन्हीं का नहीं, भाजपा के भी सीएम इन वेटिंग जो भी हो, उनके भी का जो बफर एलिमेंट है वो नीतीश कुमार ही है। तो जब नीतीश जी नहीं होंगे, तो या तो भाजपा का सीएम होगा, या फिर उस दिन राजद का सीएम होगा। इस चुनाव में तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग होने जा रहे हैं, ये तय है। और ये उनके लिए अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि मेच्योरिटी जो है ना, वो उम्र के साथ और परिस्थितियों के साथ बढ़े तो अच्छी बात है। वो नहीं, आपने जो ये आप सवाल पूछा, आपने जो ये सवाल कहा, मैंने एक बड़े कुछ दिन पहले एक बड़े समाजवादी नेता से मेरी बात हो रही थी, और इसको बॉडी शेमिंग की तरह मैं कहूंगा कि ना ले। मैं खुद भी बहुत मोटा हूं, मेरा वेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस नेता ने मुझे दो तीन चीजें कही कि लालू यादव के बेटे जब रैली करने जाते हैं तो उसमें लोग देखते क्या है। मैं बताता हूँ, अगर अगर राष्ट्रीय जनता दल हारती है तो क्या वजह हो। तेज प्रताप यादव के साथ पब्लिक कनेक्ट कर लेती है, लेकिन तेज प्रताप के पास संगठन नहीं। तेजस्वी यादव के साथ पब्लिक इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रही है कि जो एक सिंबल की राजनीति है। एक तो इस बीच में उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो मंच पर जाते हैं तो अजीब से लगते हैं। लालू यादव अपने बुजुर्ग के काल में जब आए तब उनका वजन बढ़ना शुरू हुआ। लालू यादव का वजन उतना बढ़ा नहीं। अखिलेश यादव का वजन, अखिलेश यादव का वजन देख लीजिए, वो कंट्रोल में है। और फिर जो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कहा जाता है, देखिए, मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव या कोई और नेता, ये उनकी खूबी थी कि एक लंबे चौड़े परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव लगातार चलते रहे। उनके साथ तेजस्वी यादव के साथ एक तो उनका वजन बढ़ जाना, फिर उनकी शादी उन्होंने जिस तरह से की और जिस तरह से कुछ तस्वीरें आ गई है, क्योंकि उसको भी बिहार में अभी हाईलाइट किया जा रहा है, आने वाले दिनों में और ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा, जो ईसाई क्रिश्चियन जो बातें कही जा रही है। सिर्फ कुल मिला के दो भाई हैं, और दो भाइयों को भी, अपने बड़े भाई को भी अपने साथ वो नहीं रख पाए। लोग कह रहे हैं कि ये जो तमाम कमियां हैं, इस कमी की वजह से धीरे 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 जो है, वो यादव भी उनमें लालू यादव की छवि देखना बंद कर देगा, निराश हो जाएगा। और फिर जो यादव मजबूती के साथ लालू यादव के साथ खड़े हैं, अगर किसी यादव नेता को बीजेपी ने कमान सौंप दी डिप्टी सीएम बनाकर, या आगे जाकर कोई नए तरीके से, तो फिर तेजस्वी यादव परमानेंट सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे। उनको अपने चाल में, उनको अपने वजन में, उनको अपने व्यवहार में, उनको अपने भाषण में, अभी भी कहा गया कि एक एक दिन में 25 सभाएं की, 30 सभाएं की। एक सभा में मुश्किल से 3-4 मिनट वो बोल पाए। अब 3-4 मिनट में क्या बोला होगा? 2 मिनट तो कैंडिडेट के दो चार नाम लेने में चले जाते हैं, 2-3 मिनट वो प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के नाम लेने में चले जाते हैं। 4 मिनट की सभा, जबकि नीतीश कुमार ने इस बार भी जो सभा की, जितनी उन्होंने रैली की, 20 से 30 मिनट वो बोले। ये जो जल्दबाजी है, ये जो स्टाइल है, ये जो पॉलिटिकल स्टाइल है, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहा है। ये देखिए संतोष भाई, मैं आपको जिन भी नेता ने ये सारी बातें कही, वो ठीक है, बट मैं उसको बहुत बड़ा कारण नहीं मान रहा हूँ, सिवाय इसके कि जो सबसे ज्यादा अविश्वास या एक सवाल खड़ा करेगा ना उनको लेकर के, वो ये कि आपका परिवार, आपकी एक बहन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक बहन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चुनाव लड़ी, एक भाई एक्टिव पॉलिटिक्स में है। ऐसा कौन व्यक्ति, ऐसा कौन सलाहकार अचानक से आ गया जहां परिवार बिखराव की स्थिति में है? तो लोगों के मन में ये सवाल आएगा, भले वो दबा हुआ हो। आप जिस तरीके से, आपको याद होगा रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया, और बाद में उस ट्वीट को शायद हटाकर रोहिणी जी को पटना से शायद निकलना पड़ा। वो बहुत दुखद था, और अंदर की बात यही है कि अब लालू जी की भी नहीं सुनी जा रही है। तो मैंने यही इसीलिए कहा कि उम्र के साथ मैच्योरिटी आए तो वो थोड़ा काम करता है। लेकिन ये आजकल के जो स्ट्रैटेजिस्ट है ना, डेटा एनालिटिक्स एनालिस्ट जो है, इन लोगों ने नेताओं का दिमाग खराब कर दिया है।
वो कहते हैं कि आपके इतने परसेंट, ये परसेंट, वो परसेंट, ये बोल दो, इतनी नौकरी, बस हो गया। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, राजनीति राजनीति है। आपने सिंबल शब्द कहा ना, सिंबल और परसेप्शन, यही दो चीजें लोगों को जोड़ती है आपसे। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो तेज प्रताप हो, तेजस्वी यादव नए जमाने की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप ए टू जेड की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आती है तो आप उसी 90s वाले ढर्रे पे चले जाते हैं, दागी लोगों को टिकट देते हैं। वहां पे आपका, आपकी नई राजनीति, नई सोच और आपके सलाहकार कहाँ चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और जब दो भाई दो विपरीत ध्रुव पर जा करके लड़ाई लड़ेंगे तो इसका असर तो होगा ना। तो मुझे लगता है कि बिहार को बेहतर बनाने, सुधारने से ज्यादा जरूरी तेजस्वी यादव के लिए ये बात है कि वो अपने लोगों पर भरोसा करना सीखे, अपने लोगों को, अपने कुनबे को एकजुट करे, सबकी सलाह ले, लेकिन किसी एक व्यक्ति की सलाह पर इतने डिपेंडेंट न हो जाए कि बाकियों का उनको ख्याल न रहे। एक बड़ा और अच्छा ये वाकया मैं सुनाता हूँ। जिस नेता का जिक्र किया वो आरपी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता है, लालू यादव के करीबी है। और बड़ा एक अच्छा वाकया सुनाते हैं वो, कि लालू यादव के बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। वो उनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। बहुत करीबी नेता, और तमाम राजदार नेता थे, तमाम तरह की बातें जानते थे। उस समय जनता दल में हुआ करते थे, और जनता दल का पूरा आलाकमान इस बात के लिए अड़ा हुआ था कि अगर आप उसके खिलाफ जाकर उस क्षेत्र में आप रैली कर देंगे तो आपका यानी जनता दल का उम्मीदवार जीत जाएगा। लालू यादव मना करते रहे, लेकिन बार बार प्रेशर डाला जाता रहा। तो ठीक है, लालू यादव ने कहा चलो ठीक है। हवाई जहाज उड़ा दिया उन्होंने। जहां उनकी रैली होनी थी, उनके मित्र के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड की, वहां नीचे उतरे और पायलट को बोला कि अब उड़ा लो, वापस चलो, अगली रैली में चलो। बाद में पूछा कि क्यों नहीं उतरे, तो कह रहे नहीं, वहां दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ हमें, मुझे प्लेन को लैंड करना था। मर थोड़ी जाता मैं आपके चुनाव प्रचार करने के लिए, क्रैश हो जाता प्लेन, इतने सारे लोग मारे जाते। तो यहाँ तो वो अपने बड़े भाई के खिलाफ उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए थे। खैर, ये 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 उनका ये पारिवारिक, ये उनका पारिवारिक मामला, ये उनको देखना है। एक आखिरी सवाल, कि अनंत सिंह के यहाँ तो सफेद वाले रसगुल्ले, आजकल तो स्पंज वाले रसगुल्ले बन रहे हैं, और काले गुलाब जामुन दोनों बनने शुरू हो गए हैं। और 14 नवंबर के जश्न की तैयारी हो रही है। तेजस्वी यादव ने 18 नवंबर को शपथ ग्रहण का, अपने शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान कर दिया है। तो क्या लगता है कि अगर 14 को नतीजे आ जाएंगे तो 15, 16, 17 तक सरकार, नई सरकार का गठन हो जाए? मुझे तो लगता है कि मतलब 25 से पहले बिल्कुल हो जाएगी। और जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी वो मतलब जो बर्थ होता है, कैबिनेट बर्थ, और कौन क्या मिनिस्ट्री लेगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, इसी को लेकर के एनडीए के घटक दलों के बीच बातचीत होंगी। और उसमें जो टाइम लग जाए, जितनी जल्दी वो कर ले। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें वो लोग टाइम नहीं लगाएंगे। 17 करे, 18 करे, 25 से पहले होना है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो फाउंडेशन है उसके भीतर वो कर लेंगे। बाकी अनंत सिंह जी की आपने बात की, तो वो तो हमेशा आप जानते ही हैं कि वो विश्वास से ऊपर कुछ अगर विश्वास होता है, अति आत्मविश्वास, तो वो हरदम 24 घंटे सातों दिन वो उसी में रहते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में अति आत्मविश्वास कभी कभी जो है काम नहीं करता है। इसलिए थोड़ा इंतजार पार्टी वार्टी का कर लेना चाहिए था। मेरी मतलब मैं अगर सलाहकार होता तो यही सलाह मतलब देता। कह रहे हैं क्या कि अपनी विधानसभा हार रहे हैं वो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में मैंडेट का एक सम्मान ये भी होता है कि आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। बिल्कुल। तो शशि भाई, हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से कहूंगा, चर्चा थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस चर्चा में आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपको आमतौर पर किसी और प्लेटफॉर्म में सुनने को नहीं मिलते। बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मोटा मोटा हमने एग्जिट पोल को लेकर एक तमाम चीजें आपके सामने रख दी, कौन जीत रहा है, कितनी सीटों के अंतर से जीत रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन एक सवाल का जवाब हम नहीं दे पाए अभी तक आपको,
कि कौन बनेगा बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री। आगे वाले वीडियो में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशि भाई। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।